नवेली दुल्हन सौंदर्य की हाल ही में नई नई शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसका पति विराज, जेठ जेठानी और सास ससुर होते हैं। सौंदर्य दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। नई नवेली दुल्हन की सभी खूब तारीफ करते हैं, जिससे उसकी जेठानी प्रज्ञा को उससे बहुत ही जलन होती है। सच में सौंदर्य की खूबसूरती के आगे तो वो फिल्म स्टार ऐश्वर्या की खूबसूरती भी कुछ नहीं है। अगर उस वक्त मेरी छोटी बहू उस मिस वर्ल्ड के खिताब के लिए जाती तो पक्का वो अवार्ड मेरी सौंदर्य बहू ही जीतती। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात सुनकर रसोई में चाय बना रही सौंदर्य की जेठानी निरुपमा जल भुन जाती है। बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं नई महारानी के। जी तो चाह रहा है इन बुढ़ी बुढ़िया की चाय में जहर मिला दूं और इनका काम तमाम कर दूं। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी? जी लाई माँ जी। जेठानी चाय लेकर आती है कि तभी हॉल में नई दुल्हन सौंदर्य भी अपने पति के साथ तैयार होकर आ जाती है। दोनों सास ससुर के पैर छूते हैं। खुश रहो बहू, ऐसे ही दिन पर दिन और खूबसूरत होती रहो। जीते रहो बच्चों, सदा खुश रहो। बड़ी बहू, तू अब जल्दी से शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। जितने पकवान बताए हैं वो सब बना लेना अच्छे से। जी माँ जी। चलो सौंदर्य, तुम भी मेरे साथ रसोई में चलो। जी। अरे रुको रुको, छोटी बहू, आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। अगर तुम रसोई में खाना बनाओगी तो थक जाओगी, जिससे शाम तक तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझा जाएगा। इसलिए निरुपमा बहू ही सब काम कर लेगी। लेकिन जेठानी जी अकेले सब कैसे करेंगी? अरे तू छोड़ना, वो सब कर लेगी। तू तो बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। फिर देख शाम को कैसे सब मोहल्ले की औरतें तेरी सुंदरता देखकर जल भुन जाएंगी। आखिर मेरी सौंदर्य बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी न है। निरुपमा गुस्से में रसोई में चली जाती है। इस नई बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इसकी खूबसूरती की तो ऐसी की तैसी। कुछ देर बाद निरुपमा सौंदर्य के कमरे के बाहर से गुजरती है, जहां वो देखती है कि वो अपने चेहरे के लिए मुल्तानी मिट्टी, चंदन और गुलाब जल का लेप बना रही है। फिर निरुपमा को एक आइडिया आता है। कुछ देर बाद वो जानबूझकर सौंदर्य को किचन से आवाज लगाती है, सौंदर्य। सौंदर्य जल्दी से रसोई की तरफ जाती है। तभी पीछे से निरुपमा उसके कमरे में जाती है और चुपके से एक जेल मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट में मिला देती है। अब आएगा मजा। देवरानी जी अपनी ही मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उधर रसोई में किसी के न होने पर सौंदर्य वापस अपने कमरे में जाती है और वो मुल्तानी मिट्टी का लेप अपने मुंह पर लगा लेती है। फिर मुंह धोती है और आईने में खुद को देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है, आह, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? उसके चेहरे पर लाल लाल बड़े बड़े निशान आ जाते हैं। हे भगवान, शाम को मेरी मुंह दिखाई है। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मेरी सास तो वैसे ही सबसे मेरी खूबसूरती की तारीफ करती रहती है। वो तो हार्ट पेशेंट है, ऐसे मुझे देखेंगी तो उनका क्या ही होगा। ये क्या सौंदर्य, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है? वो हमारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म से 6 घंटे पहले ही अपना मुंह ढक लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो अपशगुन हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा। शाम को सब औरतें घर आ जाती हैं। सौंदर्य ढेर सारे मेकअप से वो दाग छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो है कि छुपने का नाम ही नहीं लेते। हे भगवान, हे राम, अब क्या करूं? माँ जी को सब कुछ बता दूं, दिखा दूं उनको अपना चेहरा? नहीं, कहीं उन्हें अटैक आ गया तो अब क्या करूं? फिर उसकी सास बिमला उसका घूंघट उठाती है। तभी सौंदर्य का चेहरा एकदम साफ होता है और चांद की तरह चमक रहा होता है। अरे वाह, नजर ना लगे, छोटी बहू तो बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है। हाँ रे विमला, तेरे तो भाग खुल गए। सौंदर्य के सारे दाग साफ हो चुके होते हैं। अरे ये क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया? शायद उस पैक के साइड इफेक्ट कुछ घंटों के लिए थे। थैंक यू गॉड। उधर सभी औरतें सौंदर्य को सुंदर सुंदर तोहफे देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, और इस तरह नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है। इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है। इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ, ले लेना। तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे। अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो। हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी।
पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, वो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे? देख लो, यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ। तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था। पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा, जी शर्मा अंकल, नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो। सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ पापा भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तू इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।